हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूजीसी नेट चैनल में, जो कि है यूजीसी नेट हिंदी ज्ञान। जैसे कि आप जानते हैं कि एग्जाम अब आने वाले हैं, तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज करने चाहिए, बिकॉज कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, बट टॉपिक्स रिपीट होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे मैं काजल हूँ, मैं ऑलरेडी जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ। ठीक है। और मैंने नेट का एग्ज़ाम 2 से 3 बार क्वालिफाई कर रखा है। ठीक है। बट यहाँ पे मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आई हूँ, जो भी मुझे दिक्कतें हुई थी, परेशानी हुई थी, और क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, कई बार हमें पता नहीं होता है। तो इसलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ, और आई होप कि आपको पसंद आएगी और आप कम से कम इसे स्टार्टिंग से लास्ट तक देखेंगे। बीच में मेरे कुछ तबीयत खराब थी, इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पाई थी, बट नाउ आई एम फिट एंड फाइन, एंड अब मैं दोबारा से कंटिन्यू करूंगी, और रोज की रोज आपके पास वीडियो आएगी ही आएगी। ठीक है। और अगर आप चाहेंगे तो आपके पास टॉपिक वाइज भी वीडियो आ जाएगी, जैसे यूनिट 1 पे, यूनिट 2 पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह वगैरह। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी क्वेश्चन आंसर यहाँ पे हैं, एक तो पहली बात की, ये क्वेश्चन जितने भी हैं उसका आपको पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा आगे। तो आपका सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं हो रहा है, आप 4 क्वेश्चन प्रिपेयर हो रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन 1, 2, 3, 4 सारे आपको मिलेंगे। ठीक है। और कम से कम आप जो भी आपके माइंड में आंसर आ रहा है, जब हम रुकेंगे तो आप अपना आंसर दे दे। और ये रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आप थोड़ी देर पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन 31, रस की प्रस्तुति के लिए तदा प्रातु मतानुष्ठान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया है? रस की प्रस्तुति के लिए अनुष्ठान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया? सॉरी, थोड़ा मुझसे स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, ढंग से मैं बोल नहीं पा रही हूँ। अभिनव गुप्त ने, भट्टोलट ने, शंकुक ने, या अभिनव नायक ने? आप एक काम कीजिए, आप आंसर दीजिए। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे आंसर क्या होना चाहिए, क्या नहीं। ठीक है। पहले आप आंसर दे दीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा ये किसी को भी नहीं पता। ठीक है। और कोई बता भी नहीं सकते क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, बट हाँ, ये जो तद्रापुनुष्ठान करके वर्ड है, ये किस आचार्य ने प्रयोग किया है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो बड़े बड़े आचार्य, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आचार्य, चारों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो इसका आपको कम से कम पता होना चाहिए कि ये वर्ड किसने प्रयोग किया है, किसने नहीं किया, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि जितने भी वर्ड्स वगैरह यहाँ पे लिए जाते हैं, वो मोस्टली इनके जो कथन वगैरह होते हैं उससे ही लिए जाते हैं। और सॉरी सॉरी, मैं पहले ढंग से बोल नहीं पाई थी, उसके लिए थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो रहा था, इस वजह से नहीं कर पाई। इसका सही आंसर है भट्ट लोलट, सी। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। रस के उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक भट्ट लोलट माने जाते हैं। अब देखिए, आप जहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो भट्ट लोलट माने जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है। उन्होंने रस की व्याख्या के लिए तद्रूपानुष्ठान शब्द का प्रयोग किया है। तद्रुपतानुष्ठान शब्द का प्रयोग किया है। उनका सिद्धांत मीमांसा दर्शन पर आधारित है। इनका आपको सिद्धांत भी पता होना चाहिए। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको एक जगह सारे के सारे जितने भी चारों राइटर्स हैं, इन सब के आपको सिद्धांत बता दूंगी। ठीक है। हर डॉलर के अनुसार रस की स्थिति मूल रूप से
अनुक्रिया पात्र जैसे राम, अर्जुन आदि में होती है और अनुकर्ता अभिनेता व गौण रूप से प्रकट होता है। इनका जो मतलब एक थ्योरी है उसमें जो भी मतलब नाटक या फिर परफॉर्मेंस हो रही है उस उसमें इनका मतलब है कि जो भी कैरेक्टर है, एक तो वो होता है जो मतलब उस रोल को या उस पात्र को निभा रहा है, तो इनके हिसाब से अनुकर्ता में नहीं होती, अनुक्रिया में होती है। जो पात्र है, जैसे राम का पात्र है तो उसमें वो रस है, उसमें वो बात है कि लोग उसे देख रहे हैं, ना कि अनुकर्ता में। आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे रस सिद्धांत है और उसके व्याख्याकार हैं। उत्पत्तिवाद, भट्टलोलट जैसे मैंने आपको बताया ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आता है। जैसे कि ये मैं बता दूँ कि इसमें से आई थिंक उत्पत्तिवाद का या अनुमितिवाद का ये वाला क्वेश्चन 2020 में नहीं सॉरी 20 में नहीं 2024 में ये वाला क्वेश्चन आया था अनुमितिवाद किस आचार्य ने किस आचार्य का सिद्धांत है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है इससे आपसे आपसे इससे रिलेटेड जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। हमेशा इससे क्वेश्चन आते हैं। उत्पत्तिवाद भट्टोलट का है, अनुमितिवाद भट्टनायक का है, भुक्तिवाद शंबुक का है। एक मिनट सॉरी, ये वाला था शंकुक, सॉरी। भुक्तिवाद शंकुक का है और अभिव्यंजनवाद अभिनव गुप्त का है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको सारे ही याद रखने हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही वाले इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, सबको आपको याद रखने हैं। किसका कौन सा सिद्धांत है, किसका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिका का एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्त मूलतः देवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक या कि धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। तुलसीदास के विषय में उपयुक्त कथन किस साहित्यकार का है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अगर ये कथन पूछ लिया जाता है, जैसे ये कथन तो नहीं पूछेंगे किस का है, बट आपसे क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे ये कथन देख के आपको स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट दी जाएगी जिसमें आपको सही या गलत पहचानना होगा। उसमें लिखा आ जाएगा कि ये वाला कथन अ, रसाल जी का है, गुप्त जी का है, द्विवेदी जी का है और या राम या चतुर्वेदी जी का है। अगर आपको नहीं पता होगा तो वहाँ पे आप गलत कर जाओगे, क्योंकि कथन आपको लगेगा कि राइटर का नाम सही लिखा हुआ, बट राइटर का नाम गलत लिख देते हैं। और ये आज का पैटर्न है, मैं आपको आज का पैटर्न बताते हुए भी चल रही हूँ। तो आप इसका आंसर दीजिए। 5 सेकंड बाद हम आगे पे बढ़ेंगे और आपको अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप उसको पॉज़ करके फिर आगे बढ़िएगा, ठीक है? और इसमें आप कुछ ट्रिक नहीं लगा सकते, आपको पता होगा तभी आप कर सकते हो। ये कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। आगे क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, जो कि उनका बहुत फेमस है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट में आप कर सकते हो, की रचना संवत 1631 में प्रारंभ की थी, जिसे पूरे करने में लगभग 1631, जिसे पूरा करने में लगभग 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे। 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे। और हाँ, ये बता दो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे यहाँ पे एक वो लगा हुआ है, क्या कहते हैं, तुलसीदास जी से रिलेटेड एक उपन्यास लगा हुआ है, ठीक है, जिसमें तुलसीदास जी के बारे में सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। उसमें इनकी रामचरितमानस का ज़िक्र आया हुआ है और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि उन्होंने कितने समय में ये कंप्लीट किया था, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन अभी ही 2024-23 में आया हुआ है। तो ये मत समझिएगा कि बहुत पुराना क्वेश्चन है, अभी ही आया है, 2023-24 में ही आया है। यह काव्य लोकमंगल की साधनावस्था का काव्य कहा जाता है। इस ग्रंथ में 7 कांड हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। ये सारे भी आपको पता होने चाहिए क्योंकि आई थिंक उत्तरकांड हमारी कविताओं में भी लगा हुआ है, और आपको वैसे भी पता होना चाहिए क्योंकि इनका उपन्यास
उपन्यास का नाम मुझे याद नहीं आ रहा बट हमारे सिलेबस में लगा हुआ तो आपको वैसे भी पता होने चाहिए, ठीक है? ये सारे इम्पोर्टेंट है, आपको सीरीज से याद होना चाहिए क्योंकि तुलसीदास यूनिट 2 के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। यूनिट 6 जो हमारी साहित्य की है, उपन्यास की है, उसके हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है और इसके हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। शायद इनका उपन्यास का नाम मानस का हंस है जिसमें ये आया हुआ है। तुलसीदास की प्रमुख प्रामाणिक रचनाएं रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कृष्णावली। देखिए रामचरितमानस का भी उसमें है जिक्र, ठीक है? गीतावली का भी आई थिंक है, ठीक है? दोहावली का भी आई थिंक है और इसमें आपको ये सारे याद रखने हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका और आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसमें उन्होंने क्या लिखा। जैसे विनय पत्रिका में ज्यादातर उनके जन्म से रिलेटेड चीजें हैं कि उनको जैसे जन्म हुआ तो उनके माँ बाप ने त्याग दिया था और इनकी इंपॉर्टेंट पंक्तियां भी आपको पता होनी चाहिए। और ये जितने भी रचनाएं यहाँ पे लिखी हुई है ना, ज्यादातर का जिक्र इनके मानस के अंश में भी आया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ये यूनिट 2 और यूनिट 6 और यूनिट 5 जो कि कहानी कविता की है, तीनों के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह यह स्वभाव है। उपयुक्त कथन किस निबंध से उद्धृत है? प्रिय नीलकंठी, कुबेरनाथ राय, समाज और कर्तव्य पालन गुलाब राय, कछुआ धर्म चंद्र शर्मा गुलेरी, ताज रघुवीर साय। आप आंसर कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? देखिए ये बीच में आ रहा था तो मैंने रखा है बट ये कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका सही आंसर कछुआ धर्म है। पहले जो हमारे मतलब उसमें लगे हुए थे राइटर्स जो हमारे सिलेबस में थे, उससे रिलेटेड भी रचनाओं से रिलेटेड पूछ लिया जाता था। जैसे गुलेरी जी की रचना हमारे सिलेबस में है, ठीक है? तो पूछ लिया जाता था बट अब नहीं आता। अब जो हमारे सिलेबस में रचना ज्यादातर उससे पूछा जाता है, तो उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। यह कथन चंद्र शर्मा गुलेरी के प्रसिद्ध निबंध कछुआ धर्म से लिया गया है। कछुआ धर्म उनका काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि इनके कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है निबंध, ठीक है? क्योंकि इनका एक निबंध हमारे उसमें भी है, इसलिए। चंद्र शर्मा गुलेरी एक भावात्मक निबंधकार थे। उन्होंने कछुआ धर्म और मोरी से मोही कठावा जैसे प्रसिद्ध निबंध लिखे। अन्य प्रसिद्ध निबंधकारों की महत्वपूर्ण रचना इस प्रकार है। कुबेरनाथ राय के प्रमुख निबंध प्रिया नीलकंठी, जैसे देखिए इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। रसाकेट, विषाद वियोग, ठीक है? इन सबसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। और निषाद, बांसुरी, कामधेनु, इन सबसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है और इससे कई बार उसके भी क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे दिया जाएगा प्रिया नीलकंठी निबंध, ये नहीं पूछेंगे किसका है बट एक स्टेटमेंट में लिख दिया जाएगा कि गुप्त जी का, या फिर किसी और राइटर का नाम देंगे कि इनका ये निबंध है, और अगर आपको नहीं पता होगा तो आप वहां पे गड़बड़ कर दोगे। गुलाब राय के प्रमुख निबंध कठुआ कलब, मेरी असफलता है, कुछ उतले कुछ गहरे। कठुआ कलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पता ही पता होना चाहिए, ठीक है? रघुवीर सहाय के प्रमुख निबंध ताज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उनका एक ही था। निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से है? आज मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन है और ज्यादा टाइम लगाते हैं तो ज्यादातर बच्चे डिसअपॉइंट हो जाते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी। परशुराम चतुर्वेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, शिवदान सिंह चौहान, नंद दुलारे वाजपेयी। निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से है? आपको बताना है किसका मार्क्सवाद से है। देखो अगर आपको इसका आंसर ना भी पता हो तो आप एक बहुत अच्छा खासा वो लगा सकते हो, तुक्का भी बोल सकते हैं, वैसे भी बोल सकते हैं। जो बहुत ज्यादा फेमस या फिर लोकप्रिय आलोचक है ना, वो नंद दुलारे वाजपेयी और शिवदान सिंह चौहान जी हैं, ठीक है? तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए था। ये दोनों भी हैं बट ये इतने फेमस नहीं है जितने ये हैं, ठीक है? और ये मार्क्सवाद से भी दोनों के दोनों रिलेटेड है, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए, मतलब ये दोनों आलोचक है और इसमें से सी शिवदान सिंह चौहान जी मार्क्सवाद से भी रिलेटेड हैं, ठीक है? आगे देख लेते हैं आंसर। हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक
शिवदान सिंह चौहान माने जाते हैं। देखिए प्रथम आलोचक भी है, इसलिए मैंने कहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इससे क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे नहीं बनेगा तो आपसे स्टेटमेंट में पूछ लिया जाएगा, ठीक है? इन्होंने भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता नामक निबंध लिखा, जिसे आजादी का पहला मार्क्सवादी समीक्षा लेख माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। प्रगतिवाद, जैसे कि हम पढ़ रहे थे, जैसे इसमें प्रगतिवाद है। साहित्य की प्रज्ञा है, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साहित्य अनुशीलन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे देखा जाए तो ये प्रथम आलोचक माने जाते हैं मार्क्सवाद के, तो ये इनके सारे इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी आपको कुछ तो इंपॉर्टेंट पता होने भी चाहिए, ठीक है? हाँ जी, तो आगे देखते हैं। साहित्य की समस्या है, नई कविताओं का आत्मसंघर्ष। साहित्य की समस्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो याद रखना ही रखना है। और ये शुक्लोत्तर युग के प्रमुख आलोचक है, ये भी आपको याद रखना है। रामस्वरूप चतुर्वेदी नई समीक्षा युग के आलोचक माने जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी रंगमंच को हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटक की प्रमुख भूमिका से संबंध है? तो और यहाँ पे मैंने आंसर ऑलरेडी टिक करा हुआ है, तो आपने देख ही लिया है कि आषाढ़ का एक दिन से लिया गया है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे के सारे जितना भी नाटक है वो हमारे सिलेबस से है, ठीक है? तो हमारे सिलेबस में जो जो है वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे आगरा बाजार हरदीप तनवीर जी का है, एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष जी का, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी का है, और चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद जी का है, ठीक है? आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है? तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? ये पुर्तगाली से लिया गया, और यहाँ पे मैंने पहले से टिक भी कर रखा था, सॉरी। तौलिया असल में पुर्तगाली भाषा का शब्द है। हिंदी में कई शब्द और भी पुर्तगाल से आए हैं, जैसे बाल्टी, तंबाकू, मेज, गमला, काजू, चाबी, परात, पिस्तौल आदि। हिंदी में कई शब्द दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं, जैसे अरबी भाषा से लिए गए शब्द कौन से? अमीर, अजायब, कबीर, औरत, औसत, आदमी, इस्तीफा, किताब, कुर्सी और किस्मत। और फारसी शब्द से आए, फारसी से जो शब्द आए गए हिंदी में, हिंदी, कबूतर, किशमिश, आवारा, गुलाब, जिंदगी, चश्मा, पलंग, शादी, बीमार। तुर्की भाषा से आए हुए शब्द, कैची, दरोगा, तोप, उर्दू, कुर्ता, बारूद, मुगल। जापानी भाषा से आए हुए शब्द, रिक्शा, और चीनी भाषा से आए हुए शब्द, चाय। चाय आई थिंक अभी भी कुछ टाइम पहले भी पूछा गया था, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन कौन सी रचनाएं भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग करती है? भोलानाथ का जीव, भोलानाथ का जीव, ये आपको याद रखना, भारतीय शासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग करती है। किस चीज पर व्यंग करती है ये आपको पता होना चाहिए। जिस तरीके से मैं पढ़ रही हूँ उस तरीके से आपको भी पढ़ना है। भोलानाथ का जीव, जामुन का पेड़, सिक्का बदल गया पिता, ये सारी कहानियां हमारे सिलेबस से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना ही होना चाहिए। भोलानाथ का जीव ए है, और बी सिक्का बदल गया है, सी जामुन का पेड़ है, और डी पिता है। तो इसमें से आपको पता होगा कौन सी दो या तीन है, तो आप आराम से बता सकते हो। ए ऑप्शन में ए और सी, भोलानाथ का जीव और जामुन का पेड़। बी ऑप्शन में ए बी सी, भोलानाथ का जीव का बदल गया जामुन का पेड़। और सी ऑप्शन में बी सी डी, सिक्का बदल गया जामुन का पेड़ पिता। और डी ऑप्शन में ए सी डी, भोलानाथ का जीव, जामुन का पेड़ और पिता। तो आप बताइए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इजी है ये क्वेश्चन, देखिए, क्योंकि आपको अपने सिलेबस की कहानियों का ये तो पता होना चाहिए ना कि वो किससे रिलेटेड है किससे नहीं है। तो ये बहुत ही ज्यादा इजी है, इसका जल्दी आंसर दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका सही आंसर है, मैं आपको बता दूं, भोलानाथ का जीव और जामुन का पेड़
भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग करती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए और सी, और ए में है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सबसे सटीक व्यंग करने वाली दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं भोलानाथ का जीव, और ये भी पता होना चाहिए किसकी है, हरिशंकर प्रसाई की रचना है, जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ही याद रखिएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ध्यान दे, सिक्का बदल गया, कृष्णा सोबती की रचना है, ये भी आपको याद रखना है, सिक्का बदल है कृष्णा सोबती की रचना है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, और पिता ज्ञान रंजन जी की है, जिसमें एक पीढ़ी का अंतराल दिखाया गया है कि उनकी पीढ़ी में और बाद की पीढ़ी में क्या अंतर है। ठीक है, और सिक्का बदल गया में मतलब शासन व्यवस्था का, और इस तरीके से दिखाया है किस तरीके से शासन व्यवस्था एक से दूसरी तरफ चली जाती है। ठीक है, हरिशंकर प्रसाद की प्रमुख व्यंग निबंध पगडंडियों का जमाना, ये वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, ये भी आ जाता है, सदाचार का ताबीज पूछ लिया जाता है। विकलांग श्रद्धा का दौर, ये भी पूछ लिया जाता है। भूत के पाँव पीछे, सुनो सुनो भाई साधो, तुलसीदास चंदन घिसे। हाँ, इनकी मतलब ऐसी एक और रचना का भी नाम है, इसलिए आप इनका याद रखना। ठीक है, तुलसीदास चंदन घिसे। कृष्णचंद्र की प्रमुख प्रसिद्ध उपन्यास, एक गधे की आत्मा, एक गधा नेफा में गद्दार सपनों का कैद, मिट्टी के सनम, रेत का महल, कागज की नाव। आई थिंक ये गलत आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान की नहीं है? मेवाती, मारवाड़ी, मडियाली, मेवाड़ी। बताइए कौन सी राजस्थान की नहीं है? वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको वैसे ही पढ़ते साथ ही आंसर दे देना चाहिए, बट फिर भी टेक योर टाइम। देखिए, मेवाती, मारवाड़ी और मेवाड़ी, ये सारी राजस्थान की है। ये मडियाली बी ऑप्शन जो है ये नहीं है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। मडियाली राजस्थान की बोली नहीं है। भाषाओं का वर्गीकरण इस प्रकार है: सौरसैनी अपभ्रंश से निकली हुई चार प्रमुख भाषाएं, पश्चिमी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। ठीक है, आगे इसका भी होगा। राजस्थान की प्रमुख बोलियां, जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। मेवाती, मालवी, जयपुरी, इसे ढूंढानी भी बोलते हैं, इसके इस नाम से भी पूछ लिया जाता है। मारवाड़ी। पश्चिमी हिंदी की बोलियां, कौरवी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी, बांगुरी, बुंदेली, कन्नौजी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आनंदवर्धन ने किसे ध्वनि की आत्मा माना है? वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रस ध्वनि, गुणोच्चत्य। बताइए किसे मेन माना है, हम आगे बढ़ेंगे। वैसे ये बहुत इजी है, आपको पता ही होना चाहिए। देखिए, आनंदवर्धन मुख्यतः रस से रिलेटेड है, तो वो रस को ही मानेंगे। ठीक है, तो रस को ही उन्होंने माना है। आनंदवर्धन ने रस ध्वनि की आत्मा कहा है, उन्हें ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो आनंदवर्धन को माना जाता है। ठीक है, वह वे 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के विद्वान थे। उन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ ध्वन्यालोक रचना की। उनके अनुसार ध्वनि ही काव्य का असली आत्मा है। साहित्य के अन्य संप्रदाय और उनके प्रवर्तक, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, लिख के रखिएगा। अलंकार संप्रदाय भामका, रीति संप्रदाय वामन का, रस संप्रदाय भरत मुनि का, और औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र का है। ठीक है, लिख लीजिएगा। ये नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पेपर में रिपीट हो चुका है। ठीक है,
तो बहुत बार हो चुका है, इसका मतलब ये नहीं कि अब नहीं होगा, अब अलग तरीके से होगा। मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी कुंजलिका कुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। अंधायुग जो कि हमारे सिलेबस का ही एक क्या कहते हैं नाटक है, का बताइए ये संवाद किसने कहा है? भीष्म ने, कृष्ण ने, ए भीष्म, बी द्रोणाचार्य, सी कृष्ण और डी बुद्धूर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आ चुका है। ठीक है, हाँ आई थिंक आपने आंसर दे दिया होगा, बहुत आसान है, इसका आंसर हो जाएगा विदुर। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दिया गया संवाद अंधायुग 1955। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको डेट वगैरह पता होनी चाहिए कि कौन सा नाटक कब प्रकाशित हुआ, कब लिखा गया, कब खेला गया, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये प्रमुख पात्र विदुर का है। यह एक गीति नाट्य है जिसे धर्मवीर भारती ने लिखा है। और ये किनका नाटक है? धर्मवीर भारती जी का है। ठीक है, और ये भी पता होना चाहिए कि ये गीति नाट्य है। इससे भी क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि आजकल तो स्टेटमेंट वाले बन रहे हैं, तो ये इससे भी पूछ सकते हैं। आपको इसके बारे में शॉर्ट में सारी चीजें पता होनी चाहिए, किस तरीके का नाटक है, किस तरीके का नहीं है। अंधा युग का कथानक महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध के बाद पैदा होने वाली समस्याएं, मानवीय महत्वाकांक्षा और दुख द्वंद बहुत प्रभावशाली ढंग से चित्रित किया गया है। धर्मवीर भारती के प्रमुख नाटक कीर्तियां, ठेले पर हिमालय, अशांतिनी, कहनी अनकहनी, कुछ चेहरे कुछ चिंतन, ताप्तिता, मानव मूल्य और साहित्य। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने सवाल या सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या एमए जो बच्चे हैं या जो बीए ऑनर्स में हैं, आप उनके साथ में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और यूजीसी नेट हिंदी ज्ञान @gmail.com ये हमारा जीमेल आईडी है, और यूजीसी नेट हिंदी ज्ञान 2025 ये हमारा टेलीग्राम आईडी है।